हेलो फ्रेंड्स, मैं शंकर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शंकर एजुकेशन अड्डा में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एमए फर्स्ट सेमेस्टर ज्योग्राफी। जो आपका पेपर नेम है वो है आपका ज्योग्राफी ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है ना, यानी संसाधनों का भूगोल, या फिर जिसको आप संसाधन भूगोल भी कहते हैं। और यह जरूरी नहीं है कि आप जहाँ पर पढ़ रहे हैं वहाँ पर संसाधन भूगोल को फर्स्ट सेमेस्टर में ही रखा गया हो। किसी किसी के आपका थर्ड सेमेस्टर में भी चीज़ें रखी गई हैं, ठीक है ना। तो चाहे फर्स्ट सेमेस्टर में हो, चाहे थर्ड सेमेस्टर में, एमए बीए के किसी भी सेमेस्टर में आप हैं, अगर आपके सिलेबस में ज्योग्राफी ऑफ रिसोर्सेज है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा कारगर है, ठीक है। एग्जाम आपका शुरू हो गया है, तो इसलिए जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उसको हम क्या कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं, ताकि एग्जाम में आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल सके। बस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें डिस्कस किए गए हैं जो आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलो भैया, पहला प्रश्न है हमारा झूमिंग क्रिस। झूमिंग क्रिस को हम स्थानांतरणशील क्रिस के नाम से भी जानते हैं, या फिर स्थानांतरण क्रिस के नाम से भी इसे जाना जाता है। इसमें होता क्या है, थोड़ा जुकाम हुआ है तो चीज़ें देख लीजिएगा, ठीक है ना। आवाज़ थोड़ा फंस सकती है बीच बीच में, तो कोई दिक्कत नहीं होगी, चीज़ें आपको पूरी तरीके से मिलेगी। जुकाम में भी आपके लिए वीडियो बनाने का प्रयास किया जा रहा है ताकि आपके एग्जाम में जो है चीज़ें आप बढ़िया करके आ सकें, पूरी तरीके से सारी चीज़ें लिख के आ सकें, ठीक है। तो देखिए लिखा गया है, झूमिंग कृषि एक आदिम प्रकार की कृषि है। भैया जो झूमिंग कृषि है एक पुरानी कृषि है, ठीक है ना, पुराने प्रकार की कृषि है, जिसमें पहले वृक्षों तथा वनस्पतियों को काटकर उन्हें जला दिया जाता है और साफ की गई भूमि को पुराने उपकरणों जैसे लकड़ी के हलों आदि से जुताई करके बीज बो दिए जाते हैं। यानी भैया झूमिंग कृषि में क्या होता है, यह एक काफ़ी पुराने प्रकार की कृषि है, पुराने ज़माने में एक कृषि होती थी, ठीक है ना। इसमें क्या होता है कि किसी पर्टिकुलर स्थान पर, किसी पर्टिकुलर क्षेत्र पर क्या होता है, वहाँ के वृक्षों और वनस्पतियों को काटकर उन्हें जला दिया जाता है। जला करके वहाँ की भूमि क्या होती है, साफ कर ली जाती है। साफ करने के बाद वहाँ गुड़ाई वगैरह करके, ठीक है ना, जुताई वगैरह करके आप क्या करते हो, फसल बो देते हो, ठीक है ना। इस प्रकार की कृषि को हम क्या कहते हैं, झूमिंग कृषि कहते हैं। आगे लिखा गया है, यह खेती मुख्यतः उष्णकटिबंधीय वन प्रदेशों में की जाती है। भैया जो इस प्रकार की कृषि होती है झूमिंग कृषि, वह उष्णकटिबंधीय वन प्रदेशों में की जाती है, ठीक है ना। चलते हैं आगे देख लेते हैं। आगे दिया गया है, प्रायः 2-3 वर्षों तक, यानी जब तक कि भैया उर्वरता विद्यमान रहती है, यानी जब तक जहां आप पूरा, जैसे अभी एरिया हो गया, यहाँ आपने काट छांट करके सारे जो है जितने पेड़ पौधे थे सबको जला करके साफ कर लिया। अब यहाँ 2-4-6 साल तक, ठीक है ना, वैसे तो लगभग 2-3 वर्षों तक ही होता है, जब तक यहाँ की उर्वरा शक्ति बनी रहेगी, जब तक यहाँ की मिट्टी उपजाऊ रहेगी, तब तक आप वहाँ खेती करते हैं, नहीं तो इस भूमि को वैसे छोड़ दिया जाता है। फिर वही प्रोसेस हम क्या करते हैं, नए स्थान पे अपनाते हैं। नए स्थान पे जाएंगे, वहाँ के जो है जो वनस्पतियाँ होंगी, पेड़ पौधे होंगे, उनको काट के जला करके साफ करेंगे, फिर से वहाँ हम क्या करते हैं, कृषि करते हैं। तो वही कह रहा है, प्रायः 2-3 वर्षों तक, यानी जब तक उर्वरा शक्ति विद्यमान रहती है, इस भूमि पर कृषि की जाती है। इसके पश्चात भूमि को पुनः छोड़ दिया जाता है, ठीक है ना। इस प्रकार की कृषि को श्रीलंका में चेना, इंडोनेशिया में लदांग कहते हैं, याद रखना। अब पूछा जाए कि जो आपका ऑब्जेक्टिव के तौर पे आ सकता है कि भैया जो आपका झूमिंग कृषि है उसको श्रीलंका में क्या कहते हैं, तो क्या बताइएगा, चेना, और इंडोनेशिया में क्या कहा जाता है, लदांग। या फिर ऐसे भी आ सकता है, लदांग कृषि क्या है या चेना कृषि क्या है, तो लिखना आपको वही है जो झूमिंग कृषि का डिफिनेशन है, ठीक है। आई थिंक इतना आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा गया है, समुद्री संसाधनों का वर्गीकरण। तो लिखा गया है, भैया समुद्री संसाधनों को 2 भागों में हम बांट सकते हैं। पहला, जैव संसाधन। जैव संसाधन में क्या क्या सम्मिलित होते हैं आपके, मत्स्य यानी मछलियाँ, शैवाल, मैंग्रोव, प्रवालभित, ठीक है ना। आपका अन्य खाद्य जीव एवं वनस्पतियाँ आ जाते हैं जैव संसाधन के अंतर्गत, जिसको आप जैविक संसाधन भी कहते हैं। अजैव संसाधन दूसरा आपका होता है। अजैव संसाधन में क्या, जो धातुएं होती हैं वो देखने को मिल जाती हैं आपको, खनिज पिंड मिल जाते हैं, पेट्रोलियम, गैस, नमक, फ्लेशर, ठीक है ना, गैस हाइड्रेट, ये सब जो भैया आपके अजैव संसाधन के अंतर्गत में आते हैं। आई थिंक इतना आपको क्लियर हो गया है।
अगर इतना क्लियर हो गया है तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे गुजारिश करता हूं, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों, दोस्तों, सहपाठियों तक शेयर करें, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, ठीक है ना। और भी जो भी कोर्स आपको चाहिए, जैसे आपका जियोमॉर्फोलॉजी हो गया, जियोग्राफिकल थॉट हो गया, ठीक है ना, रीजनल जियोग्राफी हो गया, रीजनल डेवलपमेंट एंड प्लानिंग हो गया, ये सारी चीज़ें डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगी, या फिर चैनल के प्लेलिस्ट पे जा करके आप सारी चीज़ें आराम से पढ़ सकते हैं, वहाँ सब कुछ आपको मिल जाएगा। और अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो एक नाम मात्र का शुल्क आपको देना पड़ता है। पीडीएफ आप पूरी की पूरी किताब की पीडीएफ आसानी से आप ले सकते हैं। इसमें तमाम प्रकार के महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर आपको दिए जाएंगे, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में नंबर रहेगा, वहाँ आप मैसेज कर सकते हो। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। अगला आपका प्रश्न क्या है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भैया गैर परंपरागत ऊर्जा किसे कहते हैं, ठीक है ना। तो देखो लिखा गया है, गैर परंपरागत ऊर्जा को नवीकरणीय ऊर्जा, अक्षय ऊर्जा भी कहते हैं। अब इस प्रश्न को ऐसे भी पूछा जा सकता है कि भैया नवीकरणीय ऊर्जा क्या है, अक्षय ऊर्जा क्या है, या फिर गैर परंपरागत ऊर्जा, तीनों का डिफिनेशन एक ही लिखना है आपको, ठीक है ना। तो लिखा गया है कि भैया जो गैर परंपरागत ऊर्जा है उसको हम क्या नवीकरणीय ऊर्जा और अक्षय ऊर्जा के नाम से भी जानते हैं। गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत में सौर ऊर्जा, ठीक है ना, पवन ऊर्जा, जैव ऊर्जा, ईंधन प्रदान करने वाले बैटरियां, विद्युत वाहन ज्वारीय ऊर्जा ना, हाइड्रोजन ऊर्जा तथा भूतापीय ऊर्जा शामिल की जाती हैं। यानी जो गैर परंपरागत ऊर्जा है उसमें इन सभी ऊर्जाओं को सम्मिलित किया जाता है, ठीक है। आई थिंक इतना आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं आगे बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ, ठीक है। अगला है भैया भूतापीय ऊर्जा क्या है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न यह भी है कि भूतापीय ऊर्जा क्या है, इसके बारे में आपको डिफाइन करना है। तो देखिए लिखा गया है, वह ताप जो पृथ्वी से प्राप्त की जाती है, ठीक है ना, वह ताप ऊर्जा जो पृथ्वी से प्राप्त की जाती है भूतापीय ऊर्जा कहलाती है। भैया वह ऊर्जा जिसको हम क्या करते हैं, वह तापीय ऊर्जा जिसको हम पृथ्वी से प्राप्त करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, भूतापीय ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। पृथ्वी के अंदर गहराई के साथ साथ तापमान में वृद्धि होती जाती है। कह रहा है कि पृथ्वी के अंदर गहराई के साथ साथ क्या होगा, आपका तापमान में वृद्धि होती जाती है। मतलब जैसे आप पृथ्वी के अंदर नीचे आते जाएंगे, ठीक है ना, पृथ्वी के अंदर जैसे जाते जाएंगे आप, उसी तरीके से आपका तापमान क्या होगा, बढ़ता हुआ चला जाएगा, ठीक है ना। पृथ्वी के अंदर जैसे जैसे जाएंगे तापमान आपको अधिक मिलता हुआ प्रतीत होगा, अधिक मिलेगा, ठीक है ना। तापमान भी क्या होगा, आपका बढ़ता जाएगा। चलते हैं आगे देख लेते हैं। आगे कह रहा है कि कभी कभी यह तापमान ऊर्जा भू सतह पर, कभी कभी यह तापमान ऊर्जा जो होता है भू सतह पर गर्म जल के झरनों के रूप में प्रकट हो सकती है। भैया जो तापमान होता है, तापमान ऊर्जा जो होती है कभी कभी गर्म जल के झरनों के रूप में भी पृथ्वी पर प्रकट हो जाती है। यह ताप ऊर्जा शक्ति उत्पादन करने में प्रयुक्त की जाती है। यानी भैया जो ताप ऊर्जा होती है वो शक्ति उत्पादन करने में इसका प्रयोग किया जाता है। यूएसए में विश्व का सबसे बड़ा भूतापीय ऊर्जा संयंत्र है। आई थिंक इतना आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।